2002 की मिस्टर मिसेस अय्यर आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर अपर्णा सेन, IMDb रेटिंग 7.9। एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जो कभी पूरी ही ना हो सकी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से कर देना। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फन गेम के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे खेलकर आप घर बैठे पैसे जीत सकते हैं, जिसका नाम है एविएटर, जो कि 4Rabbit पे अवेलेबल है। चलो मैं आपको गेम खेलकर दिखाती हूँ। यहाँ मैं 1000 रुपए लगा रही हूँ। शिट, नो लक दिस टाइम। एक बार और ट्राई करते हैं। वाओ, प्लेन ऊपर जा रहा है। कैश आउट। इट्स 7760 रुपीज। एक बार फिर से खेलते हैं। नाइस, प्लेन ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर और पेशेंस रखती हूँ। एंड कैश आउट। वाओ, 19,120 रुपीज। अब मैं इन पैसों को विड्रॉ कर लेती हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट। विद इन 15 मिनट तक विड्रॉ तो आ ही जाता है। आप यहाँ कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं UPI, फोन पे, जीपे एंड मेनी अदर वेज से। इस साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दी गई है। वहाँ से रजिस्टर करने पे आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 700% वेलकम बोनस मिलेगा, अप टू 90,000 रुपीज। प्ले रिस्पॉन्सिबली। गुड लक। ब्राह्मण घर की मीनाक्षी श्रीनिवासन, जो शादी के बाद मिसेस अय्यर बन चुकी है, लगभग 1 साल के बेटे संथानाम को लेकर अपने ससुराल कलकत्ता वापस जा रही है। मीनाक्षी की माँ और बाबा उसे बस अड्डे तक छोड़ने आए हैं। मीनाक्षी के बाबा एक बड़े फॉरेस्ट अफसर है और वहीं उनकी मुलाकात जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राजा चौधरी से हुई, जिसे फॉरेस्ट में फोटोग्राफी के लिए परमिशन मिस्टर श्रीनिवासन ने ही दिलाई थी। वो बोले, मेरी बेटी और पोता भी बस में जा रहे हैं, आगे जाकर उनकी ट्रेन है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो उन्हें थोड़ा देख लीजिएगा। इत्तेफाक से राजा भी कलकत्ता जाने के लिए वही ट्रेन ले रहा है। अरे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, राजा बोला। पहाड़ के घुमावदार रास्तों से होते हुए उनकी सफेद और लाल रंग की बस गुजरने लगी। बस में अलग अलग धर्म और जाति और उम्र के लोग शामिल हैं। कुछ कॉलेज ट्रिप के लिए आए स्टूडेंट्स हैं, 2 सिख है, एक नया नवेला शादी का जोड़ा है, 2 बुजुर्ग मुसलमान दंपत्ति और भी कुछ लोग हैं। संथानाम जब से बस में चढ़ा है कुछ चिड़चिड़ा सा है, बहुत रो रहा है और बगल में बैठी औरत नाक भौं सिकोड़ रही है। साथ ही आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। मीनाक्षी ने सोचा शायद भूख लगी होगी, लेकिन बच्चे को पकड़कर वो सेरेलैक्स नहीं बना सकती। उसने कुछ सीट पीछे बैठे राजा को आवाज दी, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ेंगे? तब तक मैं इसका खाना बना लूं। उसने बच्चे को गोद में ले लिया, मगर बस के हिचकोलों से सेरेलैक की कटोरी मीनाक्षी के हाथों से छूट गई। खाना हर तरफ बिखर गया। अब बगल वाली औरत और बर्दाश्त ना कर सकी और गुस्से में बोली, बच्चे को ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं कराती? और पैर पटकते हुए पीछे राजा की सीट पर जाकर बैठ गई। राजा ने बड़े धीरज से नीचे गिरा सेरेलैक्स टिश्यू से उठाया और कहा, आपको बच्चे के लिए दोबारा खाना बनाना होगा, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। मीनाक्षी को थोड़ी राहत मिली। बस में सीट के पीछे कुछ मध्य उम्र के आदमी ताश खेल रहे हैं और लास्ट की सीट में एक माँ अपने मानसिक रूप से बीमार बच्चे को लेकर बैठी है। सफर काफी सुहाना है। संथानाम भी दूध पीकर सो चुका है। अब मीनाक्षी को प्यास लगी है, मगर वो पानी का बोतल घर पर भूल आई है। राजा ने उसे अपनी पानी का बोतल दिया और इस तरह उनकी बातें शुरू हुई। फिर राजा ने मुंह लगाकर उसी बोतल से पानी पिया। मीनाक्षी का मुंह थोड़ा बन गया। राजा ने पूछा, क्या तुम हमेशा अकेले ही सफर करती हो? मीनाक्षी बोली, हाँ, मगर तब ये थोड़ा और छोटा था, इसलिए इतना तंग नहीं करता था। जब मीनाक्षी ने बच्चे का नाम संथानाम बताया, राजा बोला, क्या आपके यहाँ सारे नाम ऐसे ही देवी देवताओं के ऊपर होते हैं? क्योंकि आजकल तो लोग राहुल, रवि, रोहित ऐसे नाम रखना पसंद करते हैं। मीनाक्षी बोली, क्यों, नाम में क्या बुराई है? संथानाम कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम है। तमिल में ये नाम बहुत आम है। वैसे मुझे तो सुरेश नाम रखना था, मगर मेरे सास ससुर थोड़े पहले के ख्यालात वाले हैं, ये नाम भी उन्होंने ही रखा है। बस 5 बजे तक अड्डे पे पहुंच जाएगी। तब तक के लिए दोनों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले। आगे जाकर बस एक पुल के सामने रुक गई। आगे जाने का रास्ता बंद है। ड्राइवर और कंडक्टर ने थोड़ा विचार करके नदी वाला रास्ता लेना उचित समझा, मगर वहाँ पहुंचकर देखा तो पहले से कई गाड़ियाँ कतार पे खड़ी है, क्योंकि वो रास्ता भी बंद है। पूछने पर पता चला आगे कोई दुर्घटना हुई है। गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी है कि अगली क्रॉसिंग तक जाम लगा हुआ है और पता नहीं कब तक ट्रैफिक छूटेगी। शोरगुल सुनकर मीनाक्षी की नींद खुल गई। उसने राजा को भी जगाया। लगता है हम कहीं और आ गए हैं, ये तो रास्ता नहीं लग रहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, राजा बोला। लोगों से पूछने पे पता चला कि पास ही एक गाँव को जला दिया गया है, जिसकी वजह से आदिवासी लोग दंगे पे उतर आए हैं। इतने में मीनाक्षी नीचे आई। संथानाम को उसकी गोद में देकर मीनाक्षी इधर उधर देखने लगी। पहले तो राजा को समझा नहीं, फिर बोला, आप ज्यादा दूर ना जाए, हालात थोड़े नाजुक है। फिर खुद ही आगे बढ़कर थोड़ा नजर दौड़ाने के बाद बोला, एक काम करिए,
वहाँ उस बड़े से पत्थर के पीछे चले जाइए और साथ ही टॉर्च भी लेकर जाइए। मैं यहीं खड़ा हूँ। कुछ मिनटों बाद ही एक आदमी का पीछा मशाले लेकर कुछ लोग वहाँ से गुजरे। पीछे पीछे पुलिस की जीप भी पहुंची। इंस्पेक्टर ने सबको अपने अपने बसों के अंदर जाने को कहा क्योंकि कर्फ्यू लगा है, कोई बाहर नहीं रहना चाहिए। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने पूछा, आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? एक मुसलमान किसी हादसे में मारा गया, बदले में उन लोगों ने कुछ हिंदू घरों को आग लगा दी है और अब गुस्से में हिंदू लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। ये हादसा एक सांप्रदायिक दंगे की शक्ल ले चुका है। रात में पुलिस गश्त लगाती रहेगी और आप सबसे भी निवेदन है कि बाहर न घूमें। राजा ने पूछा, ये कर्फ्यू कब तक खत्म होगा? ये बस कब निकलेगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कर्फ्यू हट भी गया तो रास्ता सुरक्षित नहीं है। कोई यहाँ से नहीं निकलेगा जब तक ऊपर से ऑर्डर्स न आ जाए। सब अंदर चले गए। राजा मीनाक्षी के लिए रुका रहा। उसके आते ही बच्चे को उसकी गोद में देते हुए कहा, सुनो, यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से बस में किसी को कोई तकलीफ हो। पहले तो मीनाक्षी समझी नहीं, फिर वो बोला, मेरा पूरा नाम जहांगीर चौधरी है, मैं एक बंगाली मुसलमान हूँ। ये सुनते ही मीनाक्षी के सर पर हाथ पड़ गया। राजा ने जैसे ही क्या हुआ पूछने के लिए हाथ उसके कंधे पर रखा, वो नाक सिकोड़कर हीन दृष्टि से बोली, मुझे हाथ मत लगाना, और बस में चढ़ गई। इससे पहले कि राजा उसकी प्रतिक्रिया को लेकर कुछ सोच पाता, सबको गाड़ियों में भर रहा इंस्पेक्टर ने उसे तुरंत बस के अंदर जाने को कहा और कंडक्टर से बोला, अंदर से दरवाजा बंद कर दो, कोई बाहर ना निकले। अब यहाँ बस के अंदर काफी देर से सब इधर उधर फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं। ये जगह इतनी बीहड़ इलाके में है कि किसी के मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। तभी कुछ लोग बस का दरवाजा पीटने लगे। उनके हाथों में मशाले हैं, अगर दरवाजा नहीं खोला तो बस जला देंगे। डर के मारे सबकी हालत बुरी है। कंडक्टर ने दरवाजा खोल दिया। कुछ हिंदू लोग मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। एक एक कर सबका नाम पूछा जाने लगा। कोई जनेऊ दिखाता तो कोई भगवान की तस्वीर लगी माला। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके पसीने छूट रहे हैं। मीनाक्षी राजा को देख रही है। राजा को कुछ सूझ नहीं रहा। जैसे ही वो लोग राजा की तरफ बढ़े, मीनाक्षी ने रोते हुए संथानम को राजा को जबरदस्ती थमाते हुए कहा, हम मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, तमिल ब्राह्मण। राजा आंखें नीचे करके बैठा है और वो लोग अगले सीट की तरफ बढ़ गए। उन लोगों के जाते ही बस कंडक्टर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह बड़ी बुझी बुझी सी है। हालांकि कर्फ्यू शाम तक के लिए हट चुका है। मीनाक्षी की जब आंख खुली तो देखा राजा बस में नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग ही इधर उधर है। कोई रहने की जगह ढूंढ रहा है तो कोई खाने की जगह। इतने में राजा को बस में चढ़ते देख मीनाक्षी को चैन की सांस मिली। वो बोला, यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है, मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ, तुम क्या करोगी? मीनाक्षी थोड़ा चौंक गई पर कुछ कहा नहीं। अब एसटीडी बूथ से मीनाक्षी ने अपने ससुराल फोन किया। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हम सारी औरतों ने मिलकर होटल में कमरा ले लिया है। जैसे ही यहाँ से निकलने का आदेश जारी होता है मैं आपको खबर दूंगी। लेकिन उनके घर वाले इतने परेशान हैं कि वो बस वाले से बात करना चाहते हैं। मीनाक्षी के अनुरोध करने पर राजा ने बस ड्राइवर बनकर बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि सब कंट्रोल में है, डरने की कोई बात नहीं। अब उन्हें होटल ढूंढते ढूंढते शाम के 5 बज गए। सारे कमरे बुक है, शाम भी होने वाली है, कर्फ्यू वापस से लग जाएगा। इतना समय भी नहीं कि बस तक वापस लौट सके। इतने में एक पुलिस जीप इलाके का चक्कर लगाते हुए वहाँ आई और उनकी परेशानी सुन कहा, यहाँ थोड़ी दूर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंगलो है, वहाँ जाकर देखते हैं क्या कुछ बंदोबस्त हो सकता है। कुछ आधे घंटे का सफर तय कर जंगल के थोड़ा अंदर एक पुराना सा बंगला है जिसमें एक बूढ़ा चौकीदार भी है। पुलिस उन्हें वहाँ छोड़कर चली गई। मरम्मत की कमी की वजह से बंगला जर्जर हालत में है। चौकीदार के साथ मिलकर राजा ने जैसे तैसे एक कमरा रहने लायक बनाया। लेकिन बाहर बैठी मीनाक्षी खुश नहीं है। वो बड़बड़ाने लगी, मैं कहाँ इस जंगल में आकर एक अनजान आदमी के साथ फंस गई हूँ, ऊपर से अब एक कमरे में भी रहना होगा। इतने में चौकीदार आकर बोला, क्या खाएंगी मेम साहब, मीट मछली? मीनाक्षी बोली, हम ब्राह्मण हैं, ये सब नहीं खाते, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं। बीच में राजा बोल पड़ा, मुझे चिकन खाना है, मेरे लिए बना दो। मीनाक्षी ने ये सुनते ही गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। चौकीदार के जाते ही मीनाक्षी बोली, तुम उसके हाथ का खाना कैसे खा सकते हो? पता नहीं किस जाति का है। जिसपे गुस्सा होकर राजा बोला, तुम किस जमाने में जी रही हो? इस बीच घने जंगल में हमें खाना नसीब हो रहा है, हमारे सर पे छत है, क्या काफी नहीं? और चिंता मत करो, तुम अकेले उस कमरे में सो सकती हो, मैं कहीं और रात गुजारने का बंदोबस्त कर लूंगा। खाना परोसते वक्त चौकीदार बोला, कोई बात नहीं साहब, मेम साहब थोड़ी नाराज है, मगर 20-25 सालों में सब ठीक हो जाएगा। हम भी बहुत लड़ा करते थे, मगर अब देखिए बुढ़ापे में कोई साथ नहीं। राजा चुपचाप खाने लगा।
रात अकेले कमरे में जंगली जानवरों की आवाज सुनते सुनते दिन भर की थकान से मीनाक्षी को नींद आ गई। सुबह आंख खुली, चौकीदार ने बताया, साहब सामान लेकर सुबह सुबह ही कहीं चले गए हैं। वो कल आप दोनों की लड़ाई हो गई थी ना। अब मीनाक्षी सोचने लगी, क्या जरूरत थी मुझे गुस्सा करने की। अब मैं इस जंगल में अकेले क्या करूंगी। मुझे उसके साथ आना ही नहीं चाहिए था, उसकी जान ही नहीं बचानी चाहिए थी। क्यों जो भरोसा किया मैंने उसका, देखो बीच जंगल में छोड़कर भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊं इतने छोटे से बच्चे को लेकर। ये सोचकर वो रोने लगी। तभी खिड़की से बाहर दूर उसकी नजर गई तो राजा वहाँ लेटा हुआ था। राजा को देखकर उसे इतनी खुशी हुई जितना तो वो आज तक किसी को देखकर नहीं हुई होगी। वो संथानम को लेकर नंगे पांव उसकी ओर भागी और बोली, चौकीदार ने कहा कि तुम चले गए और तुमने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। राजा बोला। थोड़ा शर्मिंदा होकर मीनाक्षी ने उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी। एक अनजान जगह, अनजान सफर, अनजान इंसान के साथ यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। राजा ने संथानम के साथ साथ मीनाक्षी की भी खूब सारी तस्वीरें ली। अब स्थिति का जायजा लेने के लिए दोनों बाजार की तरफ आए, जहाँ बस के कुछ लोग रुके हैं। उन्होंने कहा, हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है और भी कुछ हादसों की खबरें मिली है। लगता नहीं कर्फ्यू इतनी जल्दी खत्म होगा। थोड़ा आगे जाकर मीनाक्षी बोल पड़ी, उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो। और फिर दोनों ही खामोश हो गए। एक जगह जब चाय पीने के लिए रुके, वहाँ उन्हीं के बस के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स संथानम को गोद में लेकर उसे पुचकारने लगे। और फिर एक ने कहा, आप दोनों तो बिल्कुल जवान लगते हो। क्या ये लव मैरिज थी? जरूर रही होगी, नहीं तो इतनी जल्दी शादी कौन करता है। और सभी लड़कियां हंसने लगी। राजा ने उन्हें चाय पे साथ बैठने को कहा। अब सब उनकी लव स्टोरी सुनने को बेताब है। वो कब मिले, कैसे मिले, राजा सोचने लगा। मीनाक्षी ने झट से कहा, बस में है ना मिस्टर मनी अय्यर? राजा ने बात जोड़कर कहा, हाँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम जा रहा था। ये कॉलेज की तरफ से आई थी और पहली नजर में प्यार हो गया। फिर किसी ने पूछा, आप शादी के बाद कहाँ घूमने गए थे? राजा बोला, एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस मदुराई केरला में। हमारे गेस्ट हाउस नदी के तराई पर था। हर शाम हम हाथियों के बच्चे को उस नदी में नहाते हुए देखते और शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीते। कभी बिजली चली जाती तो हम चांद की रोशनी में घंटों बैठे रहते। जंगल से आती नदी झरनों की आवाजें, घोंसलों में दुबके पंछियों की आवाजें, ऐसा लगता पूरा समा इस चांदनी में सराबोर हो चुका है। मीनाक्षी सोचने लगी, ऐसे ही तो दिन गुजर रहे हैं हमारे। मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं। अब वापसी रास्ते में किसी पढ़ने वाले एक आदिवासी गांव को आग लगा दी गई है। एक अकेला रोता हुआ बच्चे को जीप में बिठाकर वो लोग जल्दी वहां से निकले। आगे सड़कें पेड़ काटकर बंद कर दी गई है। स्थिति कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। उस रात बिजली नहीं आई। दोनों अंधेरे में बालकनी में बैठे बातें कर रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? मीनाक्षी ने मजाक में कहा, क्यों, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। कितनी शांति है यहाँ, लगता ही नहीं कि वहाँ बाहर कोई सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। बातों बातों में राजा ने कहा, कितनी अजीब बात है, जब देश आजाद हुआ था मैं कुछ 13 साल का रहा हूँगा। मिसेस इंदिरा गांधी जी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब कोई भी पगड़ी और दाढ़ी पहने सबके लिए एक आसान शिकार था। पूरे देश में अराजकता भड़की हुई थी। मुझे याद है, मेरे घर की गली में एक किराने की दुकान थी जहाँ एक शांत मध्य उम्र का सिख आया करता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़कर उनके हाथ काट दिए। उस वक्त हालांकि मैं बहुत छोटा था, मुझे ऐसा लगा कि शुक्र है मैं मुसलमान हूँ, सिख नहीं। अक्सर नाम तो एक पति पत्नी को देता है, कल देखो सिर्फ मुझे एक नाम देकर बचा लिया और आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ। दोनों ही खामोश हो गए। तभी पास ही नदी में एक हिरन का झुंड पानी पीने आया। मीनाक्षी राजा के कैमरे से उन्हें निहारने लगी। ये जंगल कितना शांत और सुंदर है। तभी चौकीदार चिल्लाते हुए आया और बोला, जल्दी मेम साहब कमरे को अंदर से बंद कर लो, कुछ लोग दंगा करने इस ओर आ रहे हैं। उन लोगों की आवाजें कानों तक पहुंचने लगी है। उसने मीनाक्षी को दरवाजा बंद करने को कहा, मैं बाहर ही रहूंगा। इतने में मीनाक्षी उसे अंदर कमरे में अपने साथ खींचकर ले गई। तुम्हें क्या लगता है उनका सामना कर पाओगे? कहाँ जाओगे इतनी रात में? तुम्हारे बिना मेरा और संथानम का सोचा ही क्या होगा? तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों खिड़की से वो मंजर देख उनकी सोचने समझने की ताकत नहीं रही। इंसानों के कदम रखते ही जंगल की शालीनता सुंदरता कुरूपता में बदल गई। इंसान जिस चीज को भी छू ले उसे विशाला बना देता है, ठीक अपने स्वभाव की तरह। अब मीनाक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रोते हुए अपना आपा खो बैठी। राजा ने उसे संभाला, उसे हिम्मत दी। सारी रात वो बुखार से तड़पती रही और राजा उसका हाथ पकड़े वही जमीन पर बैठा रहा।
अगली सुबह आर्मी ने इस पूरे इलाके को अपने अंडर ले लिया। मीनाक्षी और राजा सहित बाकी लोगों को सुरक्षित अपने अपने घर की ओर रवाना कर दिया गया। एक जनरल डब्बे में किसी तरह उन्हें जगह मिल गई। कल सुबह वो कलकत्ता शहर पहुंच जाएंगे और जहां से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब मीनाक्षी बोली, राजा हम हनीमून के लिए कहाँ गए थे? थोड़ा रुककर राजा बोला, मदुराई केरला, याद है ना? फिर मीनाक्षी बोली, तुम अगली दफा कहाँ जाओगे फोटोग्राफी के लिए? जवाब आया, एक और जंगल महानदी के किनारे, वहाँ तेंदुए, भालू, बाइसन, हर तरह के जानवर होंगे और अब की बार तो मैं मगरमच्छों के कुछ शॉट्स भी ले पाऊंगा और वहीं के पहाड़ी पर बने गेस्ट हाउस में रह लूंगा। मीनाक्षी बोली, अकेले? हाँ बिल्कुल, अगर तुम साथ नहीं गई तो, राजा ने कहा। मीनाक्षी थोड़ा हिचकिचाते हुए पानी का बॉटल लेने उठी। साथ राजा भी उठ खड़ा हुआ और मीनाक्षी के गाल को छूकर निकलते आंसू पोंछे। उस एक लम्हे के लिए दोनों कमजोर पड़ गए। आज रात ही तो बाकी है उनके पास, कल फिर से वो मिसेस अय्यर होगी और वो जहांगीर चौधरी। एक शहर में रहकर भी दुनिया भर की तमाम दूरियां होंगी उनके बीच। ये 5 घंटों का बस का सफर 5 दिन एक अनजान के साथ कैसे गुजर गया? कैसे कोई अपना ना होते हुए एक दूसरे को सहारा दिया, हिम्मत दी, सुरक्षा दी। क्या ये स्वभाव स्वाभाविक नहीं है? क्या ये स्वभाव इंसानी नहीं? सुबह स्टेशन पे मीनाक्षी का पति सुब्रमण्यम अय्यर उसे ही ढूंढ रहा है। वो अपनी बीवी बच्चे को सही सलामत देख खुश है। मीनाक्षी ने राजा को उनसे मिलवाते हुए कहा, ये जहांगीर चौधरी है, इनके बिना हम शायद कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। नाम सुन थोड़ा रुका मिस्टर अय्यर ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहकर अपना आभार व्यक्त किया। वो उनका ये कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा और गाड़ी बुलाने दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी दूर जाकर राजा फिर वापस आया और एक कैमरे का रोल उसे दिया जिसमें उसने ढेर सारी तस्वीरें ली थी और मीनाक्षी को अलविदा कहा। मीनाक्षी ने भी एक आखिरी बार मिस्टर अय्यर कहकर उसे विदाई दी। बस कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एविएटर गेम के बारे में बताया था, जिसकी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, अपनी जिम्मेदारी से खेलें।